हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। इधर बीच थोड़ा गैप हो गया था क्योंकि लॉकडाउन में यहाँ वहाँ जाने का मूवमेंट थोड़ा हुआ था, तो मुझे भी अपनी सिटी चेंज करनी थी, इसलिए हम लोग 4-5 दिन के गैप पे हैं, राइट। सेकेंड बात मुझे ये कहनी है कि आप लोग उतना या तो फास्ट अभी पढ़ नहीं रहे हो या आप लोग थोड़े लेजी हो गए हो। तो देखो, मैंने पहले ही कहा था इंग्लिश मीडियम से कंपटीशन करना है तो आपको उनके बराबर पढ़ना पड़ेगा। हमने मेहनत की थी तो आईआईटी निकला था। वो इतना इजी नहीं है कि आप लोग रिलैक्स होके घूम रहे हो या अपने आसपास के बाकी फ्रेंड्स को और बाकी लोगों को देख रहे हो। तो अगर ऐसे मैं देखा होता ना कि मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं या मेरे मोहल्ले के बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो फिर मेरी आईआईटी नहीं निकली होती। तो आपका जो भी एम हो, आईआईटी हो, आईआईटी इलाहाबाद हो, कुछ लोग यूपीटीयू के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें यूपीटीयू की ही तैयारी करनी है, या जो नीट वाले होंगे वो मेडिकल में या बीएचओ बीएससी आप जो करना चाहते हो ना। हमारे रिस्पेक्ट में आज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और आपके सामने ये एडवांटेज है कि कह सकते हो कि मैं आपको हिंदी में पूरी तरह से उस कम्पिटेटिव लेवल का मटेरियल दे रहा हूँ, उससे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अभी आज भी, राइट। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, अब ऐसे नहीं चल पाएगा क्योंकि आपको खुद बाद में अफसोस होगा जब दोबारा कभी ये वीडियो से होके जब गुजरोगे ना, तो याद आएगा कि हाँ, हम अपने टाइम पे उतने अच्छे से नहीं पढ़े होते, वरना मुझे वो लॉकडाउन का टाइम या वो टाइम ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए था। और अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छी चीज़ है, आप मन लगा के पढ़ाई करिए। तो हम लोग यहाँ तक आ गए थे कि दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, ये वाला टर्म कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अब यूपी बोर्ड की बुक्स में भी देख लिए होंगे या जो भी हिंदी मीडियम की बुक्स होंगी आप ये तो पढ़ लेते हो। हमें इसके बारे में नई नई चीज़ पता चली कि जो मटेरियल्स होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक को कहते हैं एमॉर्फस और दूसरे को कहते हैं क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन का क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे इसका लोगे तो ये 3D में है, तो 3D में अलग अलग एक्सेस पे उनका एक्सपेंशन यानी कि ऊष्मीय प्रसार अलग अलग होता है। जिस ऊष्मीय प्रसार गुणांक से लंबाई बढ़ेगी जरूरी नहीं कि उसी से इसकी त्रिज्या भी बढ़े, इनके बढ़ने के जो प्रसार गुणांक होंगे वो अलग अलग होंगे। तो उस पे अगर वो अलग अलग हो तो बीटा इक्वल होता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, गामा इक्वल होता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 के। ठीक है, तो अभी मैं एक ब्लॉक बना रहा हूँ, मेरे साथ ही आप लोग बनाओ कि ये ब्लॉक आपको सही तरह से 3D में समझ में आ जाए। ऐसे ब्लॉक हर कोई बना लेता है, बस उसमें ये ध्यान देना होगा कौन सा फेस आगे है कौन सा पीछे है। ठीक है, तो मैं तो मार्कर यूज कर लूंगा अलग अलग कलर के, आप लोग भी ध्यान देना। ये जो ब्लैक वाला फेस है क्यूब का, ये आगे का फेस है। ग्रीन कलर से मैं इसकी ये साइड वॉल बना रहा हूं, ये अंदर है, ये उतना दिखेगा नहीं। और रेड वाले से इसका पीछे का पोर्शन बन रहा है, ये वाले तो साइड दिखाई देंगे, तो ये शार्प है, जो शार्प नहीं है वो यानी पीछे के साइड। ये समझ में आ रहा है। तो जो फ्रंट वाला साइड है जो आगे है, जैसे कुछ क्यूब इधर भी इंक्लाइन ऐसे भी लाइन ले जाके बना सकते थे, तो वो वाला नहीं, राइट में बनाना, इधर की तरफ इंक्लाइन न समतल करते हुए। तो ये जो है इसमें नीचे से शुरू करना क्लॉकवाइज, ए बी सी डी नाम लिखिए। आगे ए के सामने जो पीछे वाला फेस है इस क्यूब का, ये तो पता है ना क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6। लूडो का पासा देखे हो ना, उसी की तरह होता है, 6 फेस होते हैं। तो जो पीछे वाला फेस है उसमें ए के सामने है ई, फिर ये एफ, फिर ये जी और ये एच। ठीक है, बन गया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ एक्स एक्सिस की कौन कौन सी साइड्स हैं या एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन कौन सी साइड्स हैं, तो क्या क्या है, एडी है, बीसी है, एफजी है, ईएच है। ऐसे ये वाई वाली है, ये तो समझ जाओगे। जो तिरछी लाइन होती हैं वो किसकी होती हैं, जेड एक्सिस की। तो देखो ये जो तिरछी वाली लाइन है ये हुआ जेड, ये जो ऊपर गया है इसको लिख लो वाई, और ये जो आगे की तरफ गया है इसी में आगे की तरफ ये है एक्स। ठीक है, तो ये जो तीनों हमारी साइड्स बन गई हैं इसमें उन्होंने हमें एक क्यूब दिया है और इस क्यूब के अल्फा अलग अलग दे दिए हैं। अल्फा एक्स की वैल्यू दी है 2.1 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस। अल्फा वाई की वैल्यू है 1.7
इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस और अल्फा जेड की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ये तीनों अल्फा आप नोट कर लो। आपसे पूछा ये गया है क्वेश्चन में गामा बताइए और बीटा बी सी जी एफ बताइए। अभी पॉज कर लो क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आपका कम से कम डेटा खर्च हो। तो मैंने नोटिस किया है कुछ बच्चे बता देते कि आप लोगों को डाउनलोड करने में या पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही, तो इस डेटा कैसे हम लोग बचाएंगे। जब मैं क्वेश्चन लिख दे रहा ना तुरंत वहां पॉज करो, पॉज करके चीजों को नोट कर लो और नोट करके फिर आगे मेरे साथ बढ़िए। तो अभी पॉज करके आप 1 मिनट जरूर इनकी वैल्यूज खुद से निकालो। निकाल लिए? तो देखो गामा में तो हमें सीधे पता है कि तीनों अल्फा का सम कर दो, एक्स का, वाई का, जेड का, तो हमारे लिए इजी क्वेश्चन हो गया। 2.1 प्लस 1.7 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? ये होगा 2.2 प्लस 2.1 यानी 4.3। तो गामा की वैल्यू हो गई 4.3 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। बीटा बी सी जी एफ को हमें देखना पड़ेगा क्योंकि देखो बीटा का मतलब क्या है? सरफेस वाला। एक होता था रेखी, एक होता था समतल यानी सरफेस का, एक होता था पूरे आयतन का। तो बीटा जो है वो तो एक तल का है, तो किस तल की बात हो रही अब वहां पे ढूंढना पड़ेगा आपको। तो मैं बी सी जी एफ यानी बी सी जी एफ उसको ढूंढ लो। अब जब वो तल मिल जाए ना तो उस तल को, मेरी बात ध्यान से सुनना जिन लोगों को 3D में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती होगी, जब भी तल मिल जाए तो उस तल में ये देखो कि कौन कौन सी एक्सिस वाली लाइनें हैं। और ये हम कैसे पहचानते हैं? क्षैतिज होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो एक्स एक्सिस, वर्टिकल होगी तो वाई एक्सिस, और जो भी तिरछी लाइनें होंगी, ये एक्स हुआ ये वाई हुआ, तो जो भी तिरछी हैं वो किसको बताती हैं? जेड को। तो आप ये देखो कि आपके जो तल मैंने दिया है उसमें इनमें से कौन कौन सी हैं। अगर एक तल की बात करूंगा तो कोई दो ही होंगी, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या इंक्लाइंड में से कोई दो ही होंगी। तो जैसे देखो बी सी जी एफ में ये दोनों क्षैतिज है यानी किस एक्सिस की बात हो रही? एक्स की। ये वाले सी जी और बी एफ क्या है? ये तो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड है तो कौन से हो गए? जेड हो गए, यानी ये कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन। और अगर ये एक्स जेड प्लेन है तो बीटा की वैल्यू क्या होती थी? दोनों के अल्फा का सम। तो जो जो एक्सिस से वो प्लेन बना है उनके अल्फा का सम कर लो। तो ये एक्स और जेड यानी एक्स और जेड का सम करते तो यहाँ लिख लोगे अल्फा एक्स प्लस अल्फा जेड। ये हो गया 2.6 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं और ये सब आप इजीली कर सकते हो। ये इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, वो देते भी हैं, और आप अगर थोड़ा सा जान जाओगे तो बाकी बच्चों से आगे निकल जाओगे। ठीक है, चलिए अब ये तो मैंने आपको बता दिया। ऐसे मैं एक और दे रहा हूँ प्लेन, उसका आप बताओ, फटाफट बताना। इसकी वैल्यू क्या है? पॉज करके अपनी कॉपी में आंसर लिखो। लिख लिए? चलते हैं। सी डी एच जी कहाँ है? सबसे पहले क्या मिला? सी के बाद क्या है? डी। तो सी से एक जी जा रहा था, एक बी एक डी, सी डी आया। सी डी के बाद कहाँ गए? डी से ए जा सकते थे या एच, कहाँ गए हो? एच। तो सी डी एच, 3 मिल गए तो चौथा मिल ही जाएगा। ये हमारा प्लेन है। तो सी डी एच जी में अगर मैं देखूं कि कौन कौन से आ रहे हैं, तो खड़ी लाइनें यानी वाई एक्सेस, तो एक आया वाई। इंक्लाइंड लाइन है, इंक्लाइंड यानी तिरछा, तो इंक्लाइंड लाइन है यानी कौन सा है? जेड। तो हमें वाई जेड में देखना है, तो यानी वाई और जेड के अल्फा का सम। तो ये अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, 1.7 प्लस 0.5, 2.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। दिख रहा है ना नीचे तक? तो इसको नोट कर लो। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो ऐसे ही आया हुआ क्वेश्चन है, और सोचिए ये जेईई मेंस में इसी साल जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग जरा ट्राई करो। क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इंग्लिश में होगा तो भी पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे तो मैं समझाऊंगा। पहले आप क्वेश्चन देखिए। दिया है अ नॉन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक यानी एमॉर्फस, एमॉर्फस यानी हर तरफ समान प्रसार होना।
ठीक है, ये वर्ड मैं पिछले वाले में लिखवाया था, आइसोट्रोपिक या एमॉर्फस। तो आइसोट्रोपिक मतलब हर तरफ समान होता। इन्होंने कहा नॉन आइसोट्रोपिक, यानी तुरंत आपके दिमाग में हिट करेगा, हर तरफ के अल्फा अलग अलग होंगे। आगे चलते हैं। सॉलिड मेटल क्यूब, क्यूब ही दिया है जो डायग्राम में बना है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज फलाना along the x एक्सिस, फलाना along the y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ y और z दोनों का सेम है। x एक्सिस वाले की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -5 और y और z की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -6। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज c इंटू 10 टू द पावर -6, देन द वैल्यू ऑफ c इज। अभी पॉज करो और ट्राई करो आप। कर लिए ट्राई। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं कि हमें क्यूब भी बनाने की जरूरत है, क्यूब में 3 होते हैं, हमें समझ में आ गया। इन्होंने एक अल्फा दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर -5 और बाकी दोनों है 10 टू द पावर -6 वाले। आंसर इन्होंने -6 में ही पूछा है, तो हम सारे पावर को 10 टू द पावर -6 के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो अगर वैसे लिखते हो तो जो अल्फा एक्स की वैल्यू है ये हो जाएगी 50 इंटू 10 टू द पावर -6। 5 इंटू 10 टू द पावर -5 था। पावर में अगर प्रॉब्लम होती हो तो बस ये एक तो पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखिए। पॉजिटिव में बढ़ना, नेगेटिव में कम होने का मतलब है बढ़ना। जैसे सीक्वेंस लाइन पे चलते हैं ना, -6 -5 1 2 4 9 11 ऐसे ही बढ़ना। तो अगर आप पावर को बढ़ाते हो, प्लस की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पे डेसिमल लेफ्ट में जाएगा, दशमलव का निशान लेफ्ट में जाएगा। और अगर आप पावर को घटा रहे हो तो दशमलव राइट में जाएगा। राइट में जाएगा मतलब 0 बढ़ाते जाओगे। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -5 था, अब -5 को मैंने -6 दिया यानी घटाया। तो जब यहाँ पावर घटाऊंगा तो उतना 0 यहाँ बढ़ेगा। बस इतना दिमाग में रखो, यहाँ जितना घटा उतने 0 या उतने 10 100 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ। ये उनके लिए जिनको प्रॉब्लम होती होगी, बाकी काफी बच्चे तो ये कर लेते होंगे। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -5 था, वो 50 इंटू 10 टू द पावर -6 हुआ। अब अल्फा वाई और अल्फा जेड इसका सेम है, कितना? 5 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। ये दोनों अल्फा सेम है। मैंने पूछा है गामा, बताओ। मैंने नहीं पूछा, जेई मेंस ने पूछा है। तो इनका सम कर दो। अल्फा एक्स तो एक बार है तो ये एक ही बार रहेगा। ये दोनों कितनी बार है? हम तो ऐसे ही लिखेंगे अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, राइट। तो इसको लिख सकते हो अल्फा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 2। अगर इसको हम अल्फा 2 ले ले इसको, और इसको अल्फा 1 ले ले, तो ये एक बार, ये 2 बार आएंगे। तो कितना हो जाएगा? 50 प्लस 10 टू द पावर -6 को एक साथ बाहर लिख सकते हो। इसका 50 प्लस ये 5 एक का और 5 दूसरे का, तो सीधे सम करके 10 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, यानी कितना आया? 60 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। उन्होंने अपने आंसर में इसे C इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस दिया है। तो अगर देखा जाए तो C की वैल्यू कितनी हुई? हम तो सॉल्व कर चुके हैं। अब तो फिलहाल हमारे हिसाब से जो C ऑप्शन है उसकी वैल्यू कितनी है? 60 है, राइट। तो बस इसको आप ऐसे सॉल्व कर लो। सोचो, ये बस अगर ये फार्मूला आपको आता हो तो इस क्वेश्चन में क्या करना है। और ये इस साल जो अभी जनवरी में, बीते जनवरी में जो जेईई मेंस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इस लेवल का क्वेश्चन अगर वो दे रहे हैं तो बाकी सारे कंपटीशन तो दे ही सकते हैं, राइट। तो इसको आप समझ के सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व तो हो ही गया है, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग धीरे धीरे चेंजेस पे बेस्ड क्वेश्चंस को करना। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में तो जो होता है वो तो आपको समझ में आ ही गया है। अब और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो भी हम लोग साथ में देखते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने पिछले क्लास में बाई मेटालिक स्ट्रिप पढ़ाई थी उसी पे बेस्ड है। देखिए, एक द्विधातुक पतरी एल्युमिनियम और स्टील की बनी है। गर्म करने पर यह पतरी अल्फा एल्युमिनियम दिया है अल्फा स्टील से ज्यादा। अब याद रखिएगा वहां किसका अल्फा ज्यादा है किसका कम। तो अल्फा स्टील ज्यादा है किससे? अल्फा एल्युमिनियम से। यही है ना, मैंने उल्टा लिखा है। एल्युमिनियम का ज्यादा है किससे? स्टील से। आगे गर्म किया गया यानी टेम्परेचर बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ा है तो जो ज्यादा वाला है वो ज्यादा बढ़ेगा और जो कम वाला है वो कम बढ़ेगा। ऐसे ही तो समझे थे। और जो ज्यादा बढ़ेगा वो किधर रह जाएगा? बाहर। और बाहर रहेगा तो बाहर जो उभरा होता है वो क्या है? उत्तल या अवतल?
ये क्या है? उत्तल है, कॉन्वेक्स कहलाता है। तो ये उत्तल बना। उत्तल कौन सा बनेगा? जिसका अल्फा ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे वो बनेगा जिसका अल्फा ज्यादा होगा। यहाँ किसका अल्फा ज्यादा है? एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम अवतल बनेगा, स्टील अवतल बनेगा, व्यापर्तित हो जाएंगी। कुछ तो वर्ड हिंदी के अजीब होते हैं। फिलहाल इन्होंने एक में कहा कि एल्युमिनियम अवतल बनेगा, एक में कहा स्टील अवतल बनेगा। अवतल मतलब जो दबा हो। दबा हुआ कौन सा है? स्टील वाला। जिसका अल्फा ज्यादा है वो तो ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया तो वो बाहर रहेगा, जिसका कम होता था वो अंदर। अगर ये क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हो तो पहले जाके थर्ड फोर्थ लेक्चर, इसी चैप्टर का थर्ड फोर्थ लेक्चर पढ़ लो और फिर यहाँ पे आप आओ। तो हमें पता है कि ये जो है ये बनेगा कॉन्वेक्स और इसको हम कहते हैं कनकेव, और कनकेव को ही हिंदी में क्या कहते हैं? अवतल। तो स्टील क्या बना? अवतल, और एल्युमिनियम क्या बना है? उत्तल। तो सीधे एक लाइन का मतलब ऐसा है कि 40 सेकेंड में आप पढ़ के इसको आंसर दे दोगे। देख रहे हो? नेक्स्ट, टी पर किसी गोले की त्रिज्या आर, धातु का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, ताप बढ़ाने पर डेल्टा टी किया जाता है, नया ताप इतना हो जाता है, गोले के आयतन में हुई लगभग वृद्धि बताइए। अब इसको देखो, इसमें थोड़ा सा आपको जो त्रुटि वाला चैप्टर होता है उसका थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। हम लोग जहाँ पे ये पढ़ेंगे ना, मैंने आपको तो एक अच्छे चैप्टर से शुरू किया, वरना जो बेसिक हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ये मात्रक वगैरह भी पढ़ाऊंगा, कभी न कभी उसके भी वीडियोस मैं दूंगा। तो जो लोग अभी 11th में हो या अगले साल का कंपटीशन सोच रहे हो वो तो उससे पढ़ लोगे। इस साल वाले बच्चों के लिए हो सकता है, जो अभी जुलाई में देने वाले हैं उसके लिए हो सकता है मैं सारे लेक्चर्स न दे पाऊँ। जितना दे पाऊँ उतना आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। फिलहाल आप पढ़ना पहले शुरू करिए, क्योंकि आप लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आपकी हेल्प की जाएगी और आप में सारे लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। मैं कल अभी वीडियो डाला हूँ एक इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, उनके व्यूवर्स आपके एक हफ्ते के मेरे लेक्चर के व्यूवर्स से ज्यादा है, एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है। सोच लो, आपको मैंने 6-7 दिन पहले डाला था, उनका भी कल शाम को डाला था, और उनके व्यूवर्स आपके व्यूवर्स से ज्यादा दिखा रहे हैं। इसका मतलब वो ज्यादा अवेयर हैं, वो ज्यादा पढ़ रहे हैं, आप उतना नहीं पढ़ रहे हो, या आप अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल्स में भेज नहीं रहे हो। तो ऑफकोर्स मेरे ऊपर भी तो यही होगा ना कि जो बच्चे जल्दी पढ़ लेंगे, जो जल्दी वीडियो मांगेंगे, उनके लिए मैं ज्यादा जल्दी बनाऊंगा। आप जल्दी पढ़ के अगर जल्दी वीडियो मांगोगे तो आपके लिए बनाऊंगा। तो आप लोग पढ़ाई करिए प्लीज, क्योंकि मेरी खुद की ये चाहत है, कह सकते हो, कि आप में से कोई अच्छी रैंक लाए, उसमें मुझे खुशी होगी। चलते हैं। हाँ, तो मैं कह क्या रहा था कि त्रुटि वाले चैप्टर में एक फार्मूला क्या होता है, देखो कि a⁴x अगर k × b⁴y के इक्वल है, और मैं आपसे पूछूं कि a में और b में छोटे बदलाव या छोटे चेंज के लिए क्या संबंध होगा, तो इस संबंध निकालने के लिए हम लोग पावर से गुणा कर देते हैं, पावर आगे रख के गुणा कर देते हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको कि x × ΔA/A इक्वल है y × ΔB/B के। और ध्यान देना, यहाँ कांस्टेंट नहीं रहता है, कांस्टेंट हट जाता है, सीधे पावर से गुणा करके ऐसे लिख दो। समझ में आया? कांस्टेंट क्यों हट जाता है? कांस्टेंट में तो कोई चेंज होना था नहीं। नेक्स्ट, अगर मान लो सपोज a इक्वल है b⁴y और c⁴z के, ये तो a 2 में था, यहाँ 2 चीजें हो a के साथ, यानी 3 वेरिएबल हैं, तो ΔA/A इक्वल होता y × ΔB/B प्लस z × ΔC/C। आप में से लगभग 90% को ये फार्मूला पता होगा, कहीं ना कहीं नहीं होगा तो आप ये दोनों नोट कर लो कि इसका कहीं कहीं हमें यूज आता है। जहां भी वो परिवर्तन पूछे किसी में, एक में देके दूसरे का परिवर्तन और किसी फार्मूले से संबंध है, तो हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन को देख के मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया, उसको भी मैं कराऊंगा। फिलहाल आप पहले इसको नोट कर लो और नोट करके वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया है कि आर त्रिज्या रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, जो है लिख लिया जाए, आर दिया है, अल्फा दिया है, टेम्परेचर में डेल्टा टी का चेंज हुआ है, पूछा है आयतन में लगभग वृद्धि, यानी अगर मैं आयतन को v मानूं, अगर मैं आयतन को v मानूं, ये अभी बनाया गया है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, आयतन को v मानूं तो हमें आयतन में वृद्धि डेल्टा v निकालनी है। देखिए प्रसार गुणांक अगर धनात्मक है, पॉजिटिव है,
हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो त्रिज्या रेडियस बढ़ेगी तो पूरा आयतन बढ़ेगा। तो ये जो रेडियस है ना, ये क्या है? रेडियस आपके लिए एक लंबाई है, एक समतल है या एक आयतन है? रेडियस क्या है? एक लंबाई, एक लाइन पे होती है। यूनिट क्या है? मीटर। आप यूनिट से भी देख लिया करो। मीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल होगा, मीटर क्यूब है आयतन होगा, सिर्फ मीटर है तो क्या है? रेखीय है, लीनियर है, अल्फा के साथ काम करेगा। तो अगर मैं रेडियस वाला पूछता तो आप लिख सकते हो कि आर फाइनल इक्वल होगा आर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल फाइनल इज इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता था, वैसे इसको लिख सकते हो। इसी का एक फार्मूला क्या होता था कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये याद आ रहा? तो अगर इसी से मैं आर के लिए लिखूं तो आप लिख सकते हो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर, यानी पहले की रेडियस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये तीनों चीजें वो दिए हैं, हमें डेल्टा आर मिल गया। उन्होंने हमसे डेल्टा आर नहीं पूछा है, डेल्टा वी पूछा है। तो अब डेल्टा आर से डेल्टा वी कैसे आए? तो यहाँ पे जहां भी एक का डेल्टा पता हो, दूसरे का डेल्टा निकालना हो, आप डायरेक्ट ये वाले फार्मूले में सोचा करो कि दोनों के बीच में अगर हमें फार्मूला पता चल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम पहले सोचें कि दोनों में, यानी कि V में और R में आपस में क्या संबंध है। तो V का फार्मूला क्या होता है गोले के लिए? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ देखा जाए 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, R बदल रहा था, R की वजह से V बदल रहा था। V का पावर है 1, R का पावर है 3। ये तो पूरा कांस्टेंट है। तो क्या लिख सकते हो कि डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा R अपॉन R। मैंने बताया जब भी ऐसे लिखेंगे बस इसको देखो, कांस्टेंट वाले टर्म यहाँ नहीं आते। बस पावर से मल्टीप्लाई करके चेंज अपॉन वैल्यू। यहाँ क्यों नहीं लिखे? 1 है तो 1 लिखने का मतलब तो है नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नहीं मुझे ये पूरा रेशियो मत बताओ, मुझे सिर्फ डेल्टा वी बताओ, तो सिर्फ डेल्टा वी निकालना है तो वी को ले जाके यहाँ आप गुणा कर दो। तो क्या हो जाएगा? v इंटू 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। अब तो एक लाइन का क्वेश्चन है। v की वैल्यू, v यानी कि पहले का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या है? 3 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू क्या थी? आर इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन आर। ये सीधे आर से डिवाइड करते तो क्या बचता? अल्फा डेल्टा टी। 3 से 3 कैंसिल तो कितना आया? 4 पाई आर क्यूब डेल्टा टी। बाकी तो कैंसिल होगा। ये अगर आपको इतना आता है तो ये 2 लाइन की चीज, ये 2 लाइन की चीज, 4 लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म। और ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन। तो ये मत सोचो कि सब जेई में क्वेश्चन ऐसे अजीब आते हैं या 12th या ये सब ग्रेजुएशन लेवल के बाकी सब एग्जाम में इजी आएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं हर जगह। मैंने बताया था पहले टॉपिक में, अगर पहले दूसरे लेक्चर्स नहीं पढ़े हो मेरे, जिसमें मैं चैप्टर नहीं पढ़ाया हूँ, आपको बताया हूँ कि खास करके इस साल जो जुलाई में देने की अगर जो बच्चे सोच रहे हैं वो जरूर वो लेक्चर्स देखें मेरे, जिसमें मैंने बताया है 3-3 क्लास में अलग अलग, इंजीनियरिंग का अलग, बायो ग्रुप का अलग, कि आपको कौन कौन से टॉपिक फिजिक्स में पढ़ने चाहिए जुलाई के एग्जाम के लिए पहले, जिनसे आप क्वेश्चंस आसानी से कर लो। तो वो टॉपिक से भी नीचे जाओगे तो नीचे मेरे वो वीडियो लिंक्स अलग से पड़े हुए हैं कि कौन कौन से चैप्टर कैसे पढ़ें, तो आप उसको जाके एक बार जरूर देख लेना। बाकी इसको नोट कर लो। हो गया? हाँ, तो इसी पे मुझे एक और क्वेश्चन याद आया था जिसमें चीजें आपस में जुड़ी होती हैं। आप एक क्वेश्चन लिखो, m मास r रेडियस यानी r त्रिज्या के रिंग को हिंदी में बोलते हैं शायद छल्ला का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलता हूँ, ऐसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, ऐसे आप लोग हिंदी में कहते हो जड़त्व आघूर्ण, वो लिख लेना। जड़त्व आघूर्ण I0 है। m मास r रेडियस के रिंग का जड़त्व आघूर्ण I0 है। यदि रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा हो और ताप में वृद्धि डेल्टा टी की जाए। क्वेश्चन लिखते रहिए, यदि रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा हो और ताप में वृद्धि डेल्टा टी की जाए तो फाइनल
जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, अंतिम जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। और इसको एक बार ट्राई करिए आप कि रेखीय प्रसार गुणांक, रेडियस, ये सब तो मैं पहले से पढ़ा हूँ। नई चीज आ गई जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला क्या होता था, फार्मूला अगर पता है तो हम कुछ वहां से निकाल सकते हैं क्या। अब पॉज करके ट्राई करो, कर लिए ट्राई, चलते हैं आगे। देखो रेडियस में अगर डेल्टा टी की वृद्धि की गई तो हमें ये पता है कि आर फाइनल इक्वल होगा आर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के, ये या डेल्टा आर कोई पूछेगा तो ये इक्वल होगा आर अल्फा डेल्टा टी के। ये दो फॉर्मूले आपको पता है। अगर मैं पूछूं कि पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट था तो पहले आई नॉट और आर के बीच में संबंध तो पता कर लो। तो छल्ले का जो जड़त्व आघूर्ण होता था आई, उस आई का फार्मूला होता है mr स्क्वायर। डिस्क होती है तो डिस्क का होता है हाफ mr स्क्वायर, रिंग का होता है mr स्क्वायर। आप लोगों को याद होगा, ये घूर्णन गति में पढ़े होगे। तो यहाँ से मैं लिखूं तो आई नॉट की वैल्यू हो गई कैपिटल M इंटू आर स्क्वायर। अब अगर ये फार्मूला हमें मिल गया तो बस खुश हो जाओ। ये बताओ जब ताप बढ़ता घटता है तो उस वस्तु के द्रव्यमान पे, मास पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। याद है एटम्स के बीच की दूरी बढ़ी, एटम्स तो वही है, जब उतने ही एटम है तो मास तो वही रहेगा। तो मास वही रहा तो मास क्या हो गया, कांस्टेंट। तो आई किस पे निर्भर किया, आर पे। ताप के साथ आर बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। तो अब अगर जैसे हम आयतन का निकाले थे तो मैं सीधे लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, डेल्टा आई अपॉन आई नॉट। मुझे यहीं से क्वेश्चन याद आ गया था। तो डेल्टा आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, ये हट जाता है, पावर आगे आया, क्या लिख दोगे 2 डेल्टा आर अपॉन आर, लिख दिए। अब चलते हैं तो हम यहां से डेल्टा आई की वैल्यू क्या लिख लेंगे, आई नॉट इधर जाएगा तो क्या हुआ ये आई नॉट इंटू 2 डेल्टा आर बाई आर। डेल्टा आर बाई आर को यहां से आप देखो सीधे क्या लिख सकते हो, अल्फा डेल्टा टी। तो अब अगर मैं कहूं कि डेल्टा आई क्या है तो डेल्टा आई आपको मिल चुका है, कितना 2 आई नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो अगर वो पिछली बार की तरह जैसे मैंने आयतन में परिवर्तन पूछा गया था, अगर वो जड़त्व आघूर्ण का परिवर्तन पूछे होते तो ये आंसर आ चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा था फाइनल, तो फाइनल कैसे निकाले, तो इसी डेल्टा के अंदर फाइनल छुपा हुआ है। डेल्टा का मैंने बताया था, डेल्टा फिजिक्स में हमेशा परिवर्तन को बताता है और परिवर्तन हमेशा क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे आई फाइनल माइनस आई इनिशियल इज इक्वल टू, ये आई इनिशियल कितना है आई नॉट, आई नॉट यहाँ रख लो। तो आई फाइनल माइनस आई नॉट इज इक्वल टू 2 आई नॉट अल्फा डेल्टा टी। या आई फाइनल की वैल्यू, ये आई नॉट इधर गया, इधर जाके प्लस हो जाएगा, दोनों से मैं आई नॉट कॉमन ले लूं, ये यही चीज है ना। अगर मैं आई नॉट कॉमन ले लूं तो क्या बचा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा। तो इसको हम चाहते तो स्क्वायर करके भी 2 को अंदर लाके कर सकते हो, और चाहो तो ये डेल्टा वाले फॉर्मेट में भी कर सकते हो। उस मेथड से मैं कोई दूसरा क्वेश्चन आपको करा दूं। अभी तो आप अगर एक ही मेथड से 2 क्वेश्चन कर लिए हो तो ये मेथड आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा, और ये इजी मेथड है तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है।